भारत की इकोनॉमी कह रहे हैं 6th लार्जेस्ट होगी, गिरी है, डाउनफॉल हुआ है, स्लिप हुआ है। तो ये अब पूरा वेस्ट में चलेगा, मीडिया भी प्रोपोगेट करेगी। क्या सही में हम इकोनॉमिक क्राइसिस पे हेड कर रहे हैं, रिसेशन पे हेड कर रहे हैं? क्या है इकोनॉमिक रियलिटी? क्योंकि आंकड़े तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद ही सामने रखे हैं, तो कुछ उसके पीछे हिडन नहीं है। पर इस बात को आप किस लेंस से देख रहे हैं? क्योंकि सिंपल वे में सोचा जाए तो इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, तो क्या हुआ है? सी, इकोनॉमी को जब हम देखते हैं तो एक अपने देश में हम रूपी टर्म्स में देखते हैं, ओके, और दूसरा जब आईएमएफ इसका रैंकिंग करता है, लिस्टिंग करता है, तो वो डॉलर टर्म्स में करता है। अब रूपी का जब डॉलर में कन्वर्जन होता है तो उसके लिए सबसे पहले है कि यू हैव टू डिवाइड रूपी बाय द डॉलर वैल्यू। तो अगर डॉलर 80 का है और हमारी 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी है तो उस हिसाब से डॉलर में हो जाएगा, और अगर वो 100 रुपया हो जाएगा तो उस हिसाब से जीडीपी का नंबर कम हो जाता है। सो इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, अभी ये जो अभी रैंकिंग हुआ है, हमारा 4th से 6th पे आया है भारत का जीडीपी। जब हम लोग 4th पे थे तब अपना जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स था। आज जब हम 6 पे आए हैं तो 4.15 ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी रहा है इन डॉलर टर्म्स। ये टेक्निकली सिर्फ 0.5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 50 बिलियन डॉलर्स का ही फर्क पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है इन डॉलर टर्म्स। अब इसके पीछे रीजंस क्या है? तो सबसे पहला रीजन है कि रूपी में जो डेप्रिसिएशन हुआ है लास्ट 1 साल में ड्यू टू जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, जो गल्फ वॉर हुआ यानी ईरान का वॉर हुआ है, उसके कारण क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए, जो हमें ट्रेड में इफेक्ट हुआ ड्यू टू अमेरिका का जो पूरा ट्रेड सैंक्शंस, ये वो टैरिफ और वो सब के कारण, तो हमारा रूपी वीकन हो गया है, उसका इफेक्ट पहला है। दूसरी चीज है रफली 11 से 12% का अपना रूपी का डिप्रिसिएशन हुआ है अगेंस्ट डॉलर। दूसरी चीज हुई है कि हम लोगों ने बेस ईयर जो 11-12 था वो 22-23 करा है। अब जब 22-23 करते हैं उसके अंदर बेस इफेक्ट चेंज होता है, और सबसे पहले इसमें क्या होता है कि देयर आर टू फैक्टर्स इन इकोनॉमी जीडीपी। एक रियल जीडीपी होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है। अब रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन जो होता है उसका फैक्टरिंग नहीं होता, नॉमिनल में फैक्टरिंग होता है उसका। तो ये लोग जब लिस्टिंग करते हैं तो उन लोग नॉमिनल जीडीपी का लिस्टिंग करते हैं आईएमएफ वाले, और अगर कोई देश का इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा होगा। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. दूसरा देश है उसमें जीडीपी में 100 यूनिट्स ही बना है दोनों साल। एक साल में 100 था, दूसरे साल में 200 था वैल्यू, इन्फ्लेशन के कारण डबल हो गया। तो आप देखेंगे कि वो देश में जीडीपी ग्रोथ इन नॉमिनल टर्म्स विल बी 100%, भले प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं हुआ है। अब आप देखिए यूएस है, यूके है, सब जगह फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन बहुत आउट ऑफ द रूफ हो गया। यूएस में तो वो हेडलाइंस हो गई है कि इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, 4.55% इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। हमारे यहाँ 5% इन्फ्लेशन होगा तो अपोजिशन 4.5% इन्फ्लेशन पे अपोजिशन चिल्लाने लग जाती है, इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, एंड अवर इन्फ्लेशन इज रिलेटिवली एट पार विथ अमेरिका। अमेरिका में फ्यूल प्राइसेस नियरली दुगने जितने हो गए, तो वहां का जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में काफी बढ़ गया है। तो उसके कारण भी इंडिया को इफेक्ट आया है कि हम लोग वो नॉमिनल जीडीपी में, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में था कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हम लोगों का जीडीपी नीचे आ गया है। तो इट इज अ मैथमेटिकल इल्यूजन फ्रॉम आईएमएफ के डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट रियलिटी ऑन द ग्राउंड। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से अमेरिका का जो एस्पेक्ट है उसके कारण प्रॉब्लम्स है थोड़े बहुत। जा रहा है कि हम परचेजिंग पावर पैरिटी में अभी भी थर्ड हैं, तो आप एक तरह से एक आंकड़े में थर्ड हैं, एक आंकड़े में सिक्स्थ हैं, तो इसका पर मैं पॉलिटिकल असर चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये नंबरों का पॉलिटिकल भी कोई असर आता है, या जमीन पे जो भारत में रह रहे हैं उनकी एबिलिटी टू अर्न, ईट, ग्रो, प्रॉस्पर, इसमें कोई रियल टर्म में फर्क आने वाला है, या सिर्फ ये डॉलर रुपी फ्लक्चुएशन का आप एक रिजल्ट देख रहे हैं? सी एक्चुअली बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक एनालिसिस करना तो वी हैव टू कंपेयर कंट्रीज ऑन रियल जीडीपी एंड नॉट ऑन नॉमिनल। यहाँ इन लोग ने नॉमिनल जीडीपी किया है, विच इज नॉट रियली अ राइट वे टू कंपेयर जीडीपी इकोनॉमीज, क्योंकि कोई देश का इनएफिशिएंसी होगा और इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो वो बड़ी इकोनॉमी दिखाई देगी,
ओके, जबकि कोई इकोनॉमी ने इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखा होगा बाय एनी वेज, तो उसकी इकोनॉमी छोटी दिखती है। तो ये बहुत बार है ना, दिस इज मोर ऑफ अ सीरियस एनालिटिकल जॉब, एक सीरियस एनालिटिकल जॉब है फॉर द प्रोफेशनल्स। और उसको मीडिया और पॉलिटिशियंस पॉलिटिसाइज कर डालते हैं कि अरे हम गिर गए। मैंने आपको नंबर्स बोला 4.21 एंड 4.15, देयर इज नो डिफरेंस, हार्डली यू नो, देयर इज हार्डली अ डिफरेंस। और अगर आप देखेंगे तो 12 साल में, और ये मेरा आर्टिकल था ऑर्गेनाइजर में कि कैसे इकोनॉमी डबल करी है मोदी जी ने, फ्रॉम 2.1 टू 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन 12 इयर्स इज अ वेरी गुड पेस। और उसका 3 फंडामेंटल्स होता है, अगर आप देखेंगे तो एक, यानी जीडीपी ग्रोथ सिट्स ऑन अ ट्राइपॉड। 3 पैर होते हैं, एक पैर है डोमेस्टिक कंजम्पशन, दूसरा पैर है इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है, रफली अगर हम सब सेक्टर्स, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट्स, सब कुछ देखे, हॉस्पिटल्स और सब, तो जो अपना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के हिसाब से रफली 90 लाख करोड़ रुपए का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है इतने सालों में। सो दैट हैज एक्चुअली ड्रिवन द ग्रोथ। उसके बाद में सेकेंड इफेक्ट इज एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स में अभी रिसेंटली थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी थोड़ा कंट्रोल के बाहर गया है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो वी वर ग्रोइंग वेरी फास्ट ऑन द एक्सपोर्ट्स फ्रंट ऑल्सो। सो और कंजम्पशन में यस देयर इज अ प्रॉब्लम, जो कि टैक्सेस वर हाई, तो उसका रिजोल्यूशन करने के लिए जीएसटी कम करा। उसके पहले बजट में 12 लाख तक का एग्जम्पशन लिमिट कर दिया, यानी 87A को फैक्टर करके, जिससे कि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम हो पोस्ट टैक्स, जो उन लोग कंजम्पशन के लिए यूज कर सके। तो ओवरऑल देयर आर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो आगे चल के शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वी कांट से कि economy is in ruins. As of now, there is no such signal कि economy is in ruins for any reason. मैं बारिश भी इससे बराबर हुई सी है। जी जी, ये क्योंकि अभी ये पॉलिटिकल चर्चा के साथ मैं एक देश की इकोनॉमिक भी आता हूँ। टाटा जो देश का सबसे प्रेस्टिजियस ग्रुप है, सदैव ही रहा है प्रेस्टिजियस ग्रुप, उसके अंदर हजारों करोड़ उड़ जाता है मार्केट के अंदर जब ये खबर आती है कि जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखर रिजाइन करते हैं। और ये मैंने इसलिए जोड़ी कि भारत की जो पहले जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं नॉमिनल हैं, क्योंकि आपने ये बेसलाइन लानी जरूरी थी। बट ये तो एक कंपनी को सब्जेक्टिव है, इसका कोई जैसे बड़ी कंपनीज बाकी हैं, रिलायंस, बिरला, अडानी, किसी से लेना देना नहीं है। बट इतने बड़े ग्रुप में जब इतने हजार करोड़ गिरते हैं, वो भी स्पेशली वो ग्रुप जिसको आप ब्रॉडली ब्लू चिप मानते हो, इन्वेस्टर अपने लिए बहुत सेफ मानता है, टेंशन फ्री मानता है, ग्रोथ हो ना हो गिरता बहुत ज्यादा नहीं था, ये लोगों का मांग है। क्या हुआ है इसके अंदर कि क्यों टाटा ट्रस्ट ने रिकमेंड किया पहले 5 साल हो, फिर कहा जाता है वो बैठा नहीं, फिर नॉमिनेशन नहीं हुआ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ही रिजाइंड। तो इज द ग्रुप इन क्राइसिस? नहीं, सी शेयर मार्केट में बहुत बार नीजक रिएक्शंस होते हैं, और मैं वो नीजक रिएक्शंस को ट्रेडर्स का एक फैलेसी के रूप में देखता हूँ, क्योंकि ये मैंने बचपन में भी देखा है। जब मैं स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया 1992 में, ये धीरू भाई की तबीयत बिगड़ जाती थी, धीरू भाई हॉस्पिटलाइज होते थे, तो रिलायंस का शेयर का भाव गिर जाता था। सो इट वाज मोर ऑफ के अरे प्रॉब्लम हो रहा है, रिलायंस खत्म हो जाएगा, जबकि रिलायंस में लाइन ऑफ सक्सेशन वाज वेरी क्लियर कि धीरू भाई के बाद मुकेश और अनिल विल बी हैंडलिंग द कंपनी। मुकेश अंबानी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी था पाताल गंगा मैनेज करने का, सो एवरीबडी न्यू के इट वाज अ प्रॉपर सक्सेशन। लेकिन टाटाज में भी ये नीजक है। सबसे पहले इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है, ट्रेडर्स को सी एन चंद्रा एट द टॉप एज द चेयरमैन हैज प्रूव्ड टू बी अ गुड चेयरमैन इन टाटाज। आज 10 साल से वो हेल्म पे थे। साइरस मिस्त्री के जाने के बाद कुछ 4 महीने के लिए, यानी 4 साल साइरस मिस्त्री थे, 4 एक महीना रतन टाटा जी थे, उसके बाद में एन चंद्रा टुक ओवर। सो 10 साल में जिस तरह से ग्रोथ किया, तो एक, और वहां अभी तक सक्सेशन लाइन अब कौन बनेगा उसके बारे में किसी को पता नहीं, तो दिस वाज अ नीजक रिएक्शन बाय ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म फैक्टर देखें तो टाटास का ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम जो है, एंड आई वर्कड विद टाटास वेरी क्लोजली ऑन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स आउटसाइड इंडिया, तो आई नो दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना स्ट्रांग है, उनके बोर्ड नोट जिस तरह से बनते हैं, वेरिफिकेशन जो होता है, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग सिस्टमैटिक वे ऑफ गवर्निंग। तो उसके अंदर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। लोगों ने जो रिएक्ट किया दैट वाज अनवारंटेड एंड अनरिक्वायर्ड, यानी इट वाज मोर नीजक, मैं उसके अंदर वैल्यू नहीं देता। इट इज अ बिग ट्रांजिशन। अब नोएल टाटा किसको लेके आते हैं एज द न्यू चेयरमैन इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग क्वेश्चन, और उसने ऑफ कोर्स ही विल हैव टू प्रूव हिमसेल्फ टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, स्पेशली द इन्वेस्टर्स। लेकिन अगेन
टाटास का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेयरमैन है टाटा सन्स के, उसके ऊपर टाटा ट्रस्ट के बोर्ड के चेयरमैन हुई नोएल टाटा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो उसका जो मैनेजमेंट है, दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल, पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज, इंडिविजुअल कंपनीज, और ऊपर से उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेसेस आर वेरी स्ट्रांग। तो वो एंगल से मुझे टेंशन नहीं है कि अंदर कुछ होगा। आई एम श्योर दे वुड अपॉइंट अ राइट पर्सन, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन तब तक थोड़ा इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ा डाउट रह सकता है।